हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट इन द प्रीवियस लेक्चर। तो लास्ट टाइम तक हमने बेसिकली फिजिकल पार्ट देख लिया था, मेजर रिवर्स वगैरह। अभी हम देखेंगे प्लेट बाउंड्रीज। ओके, तो है क्या कि पूरा जो हमारा ग्लोब है, पूरा अर्थ है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट बाउंड्रीज। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, ये जो सारा दिया हुआ है। ओके, so this is related to your earthquakes. all right, let's see। अगर हम देखें तो मेजरली पूरा वर्ल्ड में 3 टाइप के प्लेट बाउंड्रीज होते हैं। वन इज कन्वर्जेंट, देन डाइवर्जेंट एंड देन ट्रांसवर्स। तो कन्वर्जेंट जो होता है, लेट्स सपोज एक आपका पार्ट है प्लेट बाउंड्रीज का, वो ऐसे और दूसरा ऐसे, मीन्स आपस में पास आ रहे हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है दे आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, एंड ट्रांसवर्स का सिंपली मीन्स होता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, अभी प्लेट बाउंड्रीज जो हैं अगर एक दूसरे के पास आएंगी, देन देयर विल बी सम रिएक्शंस टू दैट, चाहे वो पास आएंगी, दूर जाएंगी या एक दूसरे को ट्रांसपर्स करेंगी, तो देयर विल बी सम रिएक्शंस। तो उसकी वजह से कुछ हमें फिनोमिनन देखने को मिलता है, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक है, कहीं पे वॉल्केनोज बन रहा है, या कहीं पे ट्रेंच बन जा रहा है। सो वील सी दैट वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेजर अगर हम देखते हैं, पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक ओशन जो है उसमें ये वाला एरिया, दिस इज होल पैसिफिक प्लेट, एंड दिस एरिया साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे नाज़का प्लेट है। देन दिस इज होल योर एंटार्क्टिक प्लेट, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ना जहाँ भी आपको ऐसा साइन मिलेगा ऐसे, तो ये प्लेट आपस में दूर जा रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं, एंड कुछ एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे नाज़का प्लेट हुआ, साउथ अमेरिकन प्लेट हुआ। दिस इफ यू कैन अप्रिशिएट इन इंडिया, ये प्लेट और ये हमारा इंडियन, ये एक दूसरे के पास जा रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या इन फर्दर फ्यूचर, वी डोंट नो कब, लेकिन दैट इज़ डेफिनेट कि होने वाला ही है। जो हमारा हिमालयन प्लेट है वो आगे की तरफ जा रहा है टू द तिब्बतन प्लेट। तो जब भी वो इतना उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा एंड जब वो रिलीज होगा, देयर विल बी अ मैसिव अर्थक्वेक। ओके, जिसका इफेक्ट हमको पूरा नॉर्थ पार्ट तक में दिखेगा। इट विल बी अ ह्यूज अर्थक्वेक। ठीक है, तो टेक 1 मिनट एंड अप्रिशिएट कि कहाँ कहाँ पर मेजर प्लेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। So the movement of the earth crystal plates causes the phenomenon known as earthquake. Earthquake means भूकंप जो आता है। So the surface of the earth actually moves or quakes. जो surface है अर्थ का वो move करता है या quake करता है। An earthquake can have the destructive energy of an atomic bomb. However, thousands of earthquakes occur each day all over the world without most people realizing it. सी होता क्या है, पूरी अर्थ में ये प्लेट्स जो हैं वो मूवमेंट करती ही रहती हैं। अच्छा, प्लेट्स भी 2 टाइप की होती हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर सरफेस क्रस्ट सेक्शन, एंड दिस इज योर ओशियनिक प्लेट, एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये आपका ओशियन का पार्ट है और ये आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ये प्लेट आपस में ऐसे भी आ सकती हैं और दूर भी जा सकती हैं। ठीक है, सेम अगर 2 कॉन्टिनेंट हैं, दिस इज योर क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, तो ये भी आपसे अलग भी जा सकते हैं, दैट वुड बी योर डाइवर्जेंट, एंड पास भी आ सकता है, दैट वुड बी योर कन्वर्जेंट। एंड एक होता है हमारा, लेट्स सपोज अर्थ क्रस्ट है, ये आपका एक बाउंड्री है और एक ये आपका बाउंड्री है। लेट्स सपोज दोनों ही कॉन्टिनेंट्स, ये आपका ऐसे जा रहा है और ये आपका ऐसे जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स मूवमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये मूवमेंट होते ही रहते हैं
और छोटा छोटा अर्थक्वेक जो है वो डेली ही आता है, लेकिन वो इतनी कम इंटेंसिटी का होता है कि हमें नहीं पता चलता. सो द मेजोरिटी ऑफ अर्थक्वेक अलोंग अ फॉल्ट के अलोंग ही होता है. एज आई टोल्ड यू, दो प्लेट्स जहाँ पे मिलते हैं या दूर जाते हैं उस एरिया को फॉल्ट बोलते हैं. A fault is usually a weakened or broken area in the rocks beneath the surface of the earth. But some, like the San Andreas Fault in California, can be seen on the surface. The Richter scale measure. अच्छा, Richter scale क्या करता है? Measures the energy of an earthquake. This measurement is obtained from the focus or hypocenter, the spot where the first break in the rock lay occurs. ठीक है? The spot on the surface of the earth directly above the focus and nearest to the source of the energy is called epicenter. Epicenter क्या होता है? The spot on the surface of the earth directly above the focus and near to the source of the energy. Let's suppose this is your earth. यहाँ पे से और यहाँ ये डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में है, ये सरफेस का पॉइंट है. यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था अर्थक्वेक, यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई दिया, फील हुआ. इस पॉइंट को हम बोल देंगे क्या? फोकस. ठीक है. अर्थक्वेक डैमेज इज कॉज्ड बाय दिस एनर्जी कॉल्ड सीस्मिक एनर्जी. इस एनर्जी को हम कहते हैं सीस्मिक एनर्जी. मूविंग थ्रू द रॉक्स और द लॉन्ग सरफेस, many geographical factors, both physical and human, determine how much damage is done by the seismic waves of energy. ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है आपको. ये नाज़का प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है. नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. ओके, इससे होता क्या है, जब भी वो दोनों आपस में एक बार पास आ रहे होते हैं, जो ओशियनिक क्रस्ट है इट गोज डाउन. ये आपके होता है डेंसिटी की वजह से. जिसका भी डेंसिटी आपका कम होगा वो नीचे चला जाएगा, और ये आपका अर्थ क्रस्ट जो है, सरफेस क्रस्ट जो है, वो आपका जाने लगता है ऊपर. ये डाउन, ये ऊपर. अब यहाँ जो गया तो यहाँ आपका अंदर, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट है, तो यहाँ आपका मेल्ट होने लगता है एरिया. जब भी मेल्ट होता है तो हीट की वजह से फिर सर्कुलेशन से वो ऊपर जाता है, एंड इट फॉर्म्स योर वोल्केनोज. कहाँ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर आपके वोल्केनोज फॉर्म होने लग जाते हैं. और ऐसे ही क्योंकि ये पूरी यहाँ से प्लेट कर रहे हैं, तो ये जो है लगातार कंटिन्यूएशन इस पूरे लाइन में ये प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आपके वोल्केनिक माउंटेन्स इरप्ट हो जाते हैं. And Andes mountain is one of the example of this. ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा. दिस पोर्शन विल रिक्वायर अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो, फिजिकल ज्योग्राफी, बट मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझाने का ट्राई किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, कैन अप्रिशिएट दैट. सो 1900 से अभी तक मेजर अर्थक्वेक्स के बारे में दिया है. एक बार हम इसका लिस्ट देख लेते हैं. कांगड़ा इंडिया में, सैन फ्रांसिस्को, मेसिना, जिनिंग, गांजू प्रोविंस चाइना में, बिहार में आया था, होन्शू जापान. सो टाइम टू टाइम एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी बाउंड्री कोलाइड करेगी या दूर जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, और जब वो बड़े एनर्जी के साथ होता है तो वो हमें फील होने लगता है. ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम मैप दिया हुआ है, इसमें आप ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ओके, इसमें आपका बताया है वोल्केनो होता क्या है. सो अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग in the earth crust often kept by a cone shaped hill or mountain formed from erupted lava and ash. So ये आपका अर्थ के सरफेस के अंदर का पार्ट है. यहाँ मैग्मा चैम्बर होता है, ये आपका धीरे धीरे ऊपर जाता है. ये तो आपका पूरा का पूरा हिल स्लोप या माउंटेन कुछ भी बन सकता है. उसके बाद जब ये इरप्ट करता है तो अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकल के आता है, थोड़ा थोड़ा साइड्स में भी, क्रैक्स में भी जाता है. ठीक, वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद प्लेट बाउंड्रीज. पावरफुल फोर्सेस अकरिंग फार बीनीथ द सरफेस और द एजेस ऑफ प्लेट्स कॉज
rock to melt and at the same time open cracks in the crust. An eruption occurs when magma flows and many times explode through a weakness such as crack in the earth crust. अब जो भी अंदर एक्चुअली बहुत सारा मैग्मा फील्ड है, लेकिन अर्थ की क्रस्ट पे जहाँ भी आपको वीक पॉइंट मिलता है उसको वो वहाँ से बाहर आने का कोशिश करता है. वंस मैग्मा इज फ्लोइंग ऑन द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा. तो जब ये अर्थ सरफेस के अंदर है इट इज कॉल्ड मैग्मा, जब ये बाहर आ जाता है इट इज कॉल्ड लावा. ठीक है. फ्लोइंग लावा कैन बी सेवरल थाउजेंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट. सी यू मस्ट हैव सीन इन दी वीडियोज ऑल्सो कि जब भी लावा बाहर आता है, फ्लोइंग लावा होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है. सो इट कुड गो टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. इन अ फ्यू cases volcano exists without being near the edge of the plate. In these cases such as Hawaiian Island, a powerful and persistent flow of magma has broken through the crust. ठीक है, एक एग्जाम्पल है हवाईन आइलैंड का. ठीक है. नोटेबल वॉल्केनिक इरप्शंस एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ भी. वेसुवियस इटली में, माउंट एटना इटली, देन लाकी आइसलैंड, सेंट मारिया ग्वाटेमाला. ओके इसके बारे में आप नेट पे भी आई सजेस्ट एक बार सर्च करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा कि कहाँ कहाँ मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं अभी तक, कहाँ कहाँ मेजर वॉल्केनोज इरप्ट हुए हैं. तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि जहाँ जहाँ पे भी हमारी प्लेट बाउंड्रीज या तो मिलती हैं या डाइवर्ज होती हैं या ट्रांसवर्स होती हैं. दोज आर द मेजर एरियाज, दोज आर द मेजर रीजन्स. ओके सो दिस इज द थिंग. अभी से 237 मिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ कैसा दिखता था. सी व्हाट वी सी टुडे, जो कॉन्टिनेंट्स आज हम देखते हैं जिस भी प्लेस पे हैं, जो ओशंस हम देखते हैं जिस प्लेस पे हैं, वो स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे. ठीक है. पहले ये पूरा एक ही मास हुआ करता था एंड बाकी का जितना था वो सारा ओशन था, विच वी कॉल एज पैंथलासा ओशन. ठीक है. पैंजिया, पैंथलासा. यहाँ पे था आपका एशिया, ये आपके यूरल माउंटेन, ये पार्ट आपका यूरोप का हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका. एवरीथिंग वाज कनेक्टेड टू ईच अदर. ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है, ये एंटार्क्टिका का प्लेट है, दिस बिलोंग्स टू अस, नाउ दिस इज. ठीक है. तो धीरे धीरे क्या हुआ, एज द टाइम गोज, जैसे ये प्लेट बाउंड्रीज का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, so these continents या these land masses got separated and they decided to move away from each other. ठीक है. So this peculiar to our eyes arrangement of continents with its unfamiliar oceans and seas, mountains and plains and peninsula and island remained as the dinosaur lived in a far different landscape than our own. सो दिस वॉज द टाइम जब हमारा एज ऑफ डायनासोर्स था. तो ये उन्होंने जो अर्थ विटनेस किया वो ऐसा किया. ठीक है. एंड एज टुडे व्हेन वी आर लिविंग, तो हमारा जो अर्थ है दैट्स टोटली डिफरेंट. अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग ओशंस हैं. ठीक है. एज द लास्ट डायनासोर रिसीडेड इनटू मेमोरी, द फ्यूचर अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी वर बिकमिंग मोर सब्सटेंशियल एंड रिकॉग्नाइजेबल. And the continents except for Australia and Antarctica were nearing their present latitudes within the last 65 million years. Most continents nestled unhurriedly into their current positions. However, the Indian subcontinent sprinted north, crashing into Asia and bulldozing up the Himalayas, Earth's loftiest mountain range. अच्छा ठीक है. अगर हाँ यहाँ पे we can appreciate more easily. See, ये आपका पूरा एक साथ दिख रहा है आपको. यूराल माउंटेन, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ये इंडिया पहले अफ्रीका के साथ में ही हुआ करता था. ठीक है. धीरे धीरे एज द टाइम पास्ड, सो बिफोर 94 मिलियन ईयर्स एगो ये पोजीशन हो गया. दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, योर यूरोप, एशिया. ठीक है. साउथ अमेरिका, अफ्रीका. This is here are India, Antarctica and Australia. So आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा, ऑल्दो सारे ही कॉन्टिनेंट्स थे जिन्होंने मूवमेंट किया,
बट इंडिया इज़ वन ऑफ देम जिसका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ, अप्रिशिएबल था। यहाँ से अफ्रीका के पास से आपका इंडिया मूव करता हुआ इट वेंट राइट हियर। ठीक है, ये था आपका 94 मिलियन ईयर्स एगो। नाउ वी सी अगर 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या कंडीशन था। दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हियर इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। सो अभी भी 65 मिलियन ईयर्स एगो भी इंडिया इज स्टिल हियर ओनली। अभी इनका इससे जाके मीट कैचअप नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इफ वी सी टू द प्रेजेंट डे, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, एशिया, एंड जो यहाँ पे अफ्रीका के पास हमारा इंडिया हुआ करता था, इट वेंट राइट अप टू द एशिया। और उसके मिलने की वजह से ये जो मिला, ये पार्ट एशिया का था, ये इंडिया का था। जब ये मिले एक दूसरे से तो एक कोलाइजन हुआ, इतना बड़ा कोलाइजन हुआ कि फोल्ड माउंटेन्स बन गए यहाँ पे, है ना, जिसे आज की डेट में हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक हिस्ट्री। सो रिजल्टिंग ये आपके कॉन्टिनेंट बन गए, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओशंस में इफ यू सी, पैसिफिक ओशन, दिस इज योर अटलांटिक ओशन, द होल इज योर इंडियन ओशन। ओके, एनीथिंग इफ यू आर मिसिंग? नो। ओके, सो अभी हम फिजिकल फीचर्स से विल सी अबाउट द क्लाइमेट, कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द अर्थ में कैसा क्लाइमेट रहता है। सी, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर जो है वो कम टाइम के लिए रहता है एंड क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिनन। सी, एटमॉस्फेयर हम बोलेंगे आज मौसम कैसा है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है, कुछ दिनों के लिए रहता है, पॉसिबली कुछ मंथ्स के लिए सर्वाइव करे। लेकिन क्लाइमेट जो होता है एक एरिया का, इट इज़ मोर और लेस सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है, तो क्लाइमेट होता किस किस टाइप का है, आप थोड़ा सा इसमें आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिएगा कलर रेंजिंग से। तो सबसे पहले इसमें है ट्रॉपिकल वेट। अब ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसके आगे पीछे, उसके आसपास का जो एरिया होता है, दैट इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इतना में जो एरिया में टेम्परेचर, जो क्लाइमेट होगा, दैट इज़ योर ट्रॉपिकल। सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास जो होगा, दैट विल बी योर ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में भी एक होता है वेट, एक होता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, एरिड एकदम सूखा, सेमी एरिड, मेडिटेरेनियन, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल के नीचे, मेराइन यानी कि वाटर, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट्स में जो भी ह्यूमिड वाला क्लाइमेट होता है वो, सब आर्कटिक, आर्कटिक के नीचे, देन टुंड्रा, देन आइस कैप, और कुछ होते हैं हमारे हाईलैंड्स। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये है हमारे ओशन करेंट्स का मूवमेंट। जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये आपके वार्म ओशन करेंट्स हैं, और जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये हैं आपके कोल्ड ओशन करेंट्स। इसके अपने अलग इफेक्ट्स होते हैं, वो ज्योग्राफी का सेपरेट टॉपिक है। बट अभी हम देख लेंगे कि मेजर पार्ट्स ऑफ द अर्थ में कहाँ कहाँ किस टाइप का क्लाइमेट होता है। अब जो आपको ग्रीन दिख रहा है, एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे क्योंकि ट्रॉपिकल वेट है, बारिश भी बहुत होती है, ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपकी ग्रीनरी भी उसी के कंपैरिजन में होगी, ग्रीनरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दिस एरिया ऑफ साउथ अमेरिका एंड दिस लिटिल बिट एरिया, यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है। उसके नीचे अगर आप चले जाएं तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट हो जाता है। देन आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। ये आपका एरिया एरिड होता है। कुछ है आपका सेमी एरिड, एरिड माने सूखा, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो हर कॉन्टिनेंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट रेंजेस फॉलो करने के लिए मिल जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, अगर आपको देखना है कि कैसा दिखता है तो यू कैन अप्रिशिएट हियर। एरिड आपका ऐसा दिखेगा, बंजर,
हाईलैंड्स होंगे जहाँ पे थोड़ा सा माउंटेन पीक्स होगा। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट का वो वाला एरिया जो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी की तरफ रहता है, जिसमें मॉइस्चर रहता है एयर में, वो ऐसा दिखेगा। आइस कैप्स आपके ऐसे दिखेंगे। मराइन, मराइन ये पानी वाला एरिया, ये आपका ऐसा दिखेगा। मेडिटेरेनियन ऐसा दिखेगा एंड सेमी एरिड वुड बी लुक लाइक दिस। ठीक है, अभी हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखा। नाउ विल सी टुवर्ड्स द अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आपके ओशन करेंट्स हैं, दीज आर योर वार्म ओशन करेंट्स एंड नीचे आपके कोल्ड ओशन करेंट्स हैं। दिस होल एरिया इज एरिड, अच्छा खासा एरिड। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा, यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर नहीं होगा, रेत होगा, रेगिस्तान होगा। तो अफ्रीका में यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। देन नीचे आपका थोड़ा सा सेमी एरिड होगा, हल्की फुल्की बारिश हो गई। यहाँ से आपका बारिश होने वाला एरिया स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें भी ये जो पार्ट है यहाँ बहुत ज़्यादा आपको फॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेम हर कॉन्टिनेंट का यही रहता है। यूरोप में भी अगर आप देखेंगे, दिस एरिया हैविंग द रेनफॉल एंड दिस एरिया इज हैविंग एरिड एरिया। एशिया में ये पूरा एरिया एरिड है। हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो राजस्थान वाला पार्ट है जहाँ पे प्रॉपर हमें रेगिस्तान, थार डेजर्ट देखने को मिलता है, वो ये एरिया है। देन हमारा ये एरिया में बारिश अच्छा होता है, रेनफॉल अच्छा होता है। ये एरिया में नॉर्मल रेनफॉल फॉलो करती है, मिड रेनफॉल, मिड रेंज रेनफॉल। ये आपका पूरा एरिया ग्रीन है, यहाँ पे आपको अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, ग्रीनरी मिल जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगा। रेस्ट ऑफ द होल ऑस्ट्रेलिया आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन में आता है। ना इसका इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा लैंड फर्टाइल होती है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर ओनली। ठीक है, अभी का इट्स ओके, लोगों ने इतना वो कर लिया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि हम एरिड एरियाज़ में भी जाके सर्वाइव कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। लेकिन फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, जब किसी को रहने का, स्टेबल होने का, स्टेबलाइज होने का जब रहता था, तो वो पार्ट ऑफ द लैंड देखते थे जहाँ पे रिवर्स हों, जहाँ फॉरेस्ट हों, जहाँ ग्रीनरी हो, सो दैट दे कैन ईजिली रिसाइड देयर। ठीक है, ये आप आइडेंटिफाई करो। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ऐसा दिखता है, टुंड्रा आपको ऐसा दिखेगा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड सब आर्कटिक। ट्रॉपिकल वेट में अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वील सी अबाउट द वेजिटेशन। वेजिटेशन में ये कलर जो है आपका पर्पल, अनक्लासिफाइड हाईलैंड्स या आइस कैप बताएगा। ये टुंड्रा या अल्पाइन टुंड्रा, जो हम ऊपर चले जाते हैं एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं। देन आपका कॉनीफेरस फॉरेस्ट होता है, इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, दे कम इन योर कॉनीफेरस फॉरेस्ट। देन मिड एल्टीट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। देन सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब होता है जो साल में एक बार जो अपने लीव्स को शेड करते हैं, दोज आर कॉल्ड डेसिडियस। और एवरग्रीन होता है जो अपना कभी भी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलेगा आपको, मिड एल्टीट्यूड स्क्रबलैंड, मिड एल्टीट्यूड ग्रासलैंड, डिजर्ट, सीजनल स्क्रब, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सवाना। ठीक है, एक बार हम मैप पे देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमको। सो दिस इज योर आइस कैप। आप में से कौन बताएगा ये कौन सा एरिया है? ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट जो है, दे आर हैविंग योर, या तो आपको यहाँ कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिल जाएगा या मिड एल्टीट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा। बेसिकली ये आपका ग्रीन रहने वाला है। ठीक है, देन नीचे साउथ अमेरिका में हम अगर देखेंगे तो दिस इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे एक बहुत फेमस रेन फॉरेस्ट है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे। एंड यहाँ पे हमेशा ही दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज दी लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्राई एरिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ सीजनल स्क्रब रहते हैं, यानी कि सीजन में कभी कभी थोड़ा बहुत झाड़ी वगैरह, स्क्रब्स वगैरह आ जाएंगे, बट ये एरिया आपका मेजरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आएगा।
ठीक है, कॉनिफेर इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉनिफेरस ऐसा दिखता है, डेसिडियस फॉरेस्ट आपके ऐसे दिखते हैं, डिजर्ट ये है आपका डिजर्ट। मिड लैटिट्यूड स्क्रब लैंड, स्क्रब लैंड मतलब कहीं कहीं पे आपको इसमें झाड़ी जैसा देखने को मिल जाएगा। दिस इज योर मिक्स्ड फॉरेस्ट, इसमें सभी टाइप के फॉरेस्ट रहेंगे। दिस इज योर सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव, इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, एवरग्रीन होते हैं। एंड दिस इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे भी इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको ग्रीन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये पार्ट में। और ये भी आपका पूरा ग्रीन फॉरेस्टेड एरिया। अफ्रीका में अगर आपको देखना है सो दिस विल बी योर ट्रॉपिकल रेन। ये पार्ट आपका बहुत ग्रीन रहेगा, ये आपका डेजर्ट है, ये आपका मिडिल पार्ट है। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका ट्रॉपिकल वेट। अच्छा, हमने ग्रासलैंड नहीं देखा अभी तक। ग्रासलैंड आपका ऐसा दिखेगा। अनक्लासिफाइड आइस कैप्स और हाईलैंड्स, हाईलैंड्स होंगे या इसके ऊपर अगर बर्फ जम जाती है तो ये आइस कैप्स हो जाते हैं। टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा, हायर लैटिट्यूड्स पे जब हम जाते हैं, एल्टीट्यूड्स पे जब जाते हैं तो ऐसा सीन होता है। एंड ट्रॉपिकल सीजनल एंड स्क्रब, मतलब सीजन आएगा, बारिश होगी तो ये सब आ जाएगा, जब नहीं आएगा बारिश खत्म हो जाएगी, थोड़ा ड्राई सीजन आ जाएगा तो ये सब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है। अब देखो हमने यहाँ थोड़ा सा क्लाइमेट का एरिया का आइडिया लगा लिया, रेनफॉल कैसे कैसे होता है उसका आइडिया लगा लिया, तो इट इज़ ईजी अस टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 8000 ईयर्स एगो जो फॉरेस्ट कवर था लॉस्ट हो गया था उसके बारे में दिया है, और रिमेनिंग फॉरेस्ट कवर जो कि अभी फ्रेगमेंटेड हो चुका है उसके बारे में दिया है। तो लॉस्ट हुआ एरिया कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे, ठीक है, और अभी रिमेनिंग फॉरेस्ट कवर यहाँ पे दिख रहा है आपको। रिमेनिंग ये पूरा आपका रिमेनिंग है, ये पूरा रिमेनिंग है, अभी बचा हुआ है, सेफ है, और इंडिया का भी ये मेजर पोर्शन इसमें कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे एनुअल डिफॉरेस्टेशन रेट मतलब कि एनुअली एक साल में हमारा कितना डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, हमारे कितने ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हम काट देते हैं या जल जाते हैं या किसी भी रीज़न से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। उसमें है, अगर आपका ये रेड है तो मोर देन 0.9% डिफॉरेस्टेड, अगर आपका लाइट ग्रीन कलर है 0.1 to 0.9% डिफॉरेस्टेड, एंड अगर आपका ग्रीन है, प्रॉपर ग्रीन है, तो स्टेबल है या फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है, ये आपका स्टेबल है। ठीक है, ये आपका यहाँ भी स्टेबल है। इंडिया इज़ मोर और लेस स्टेबल, क्योंकि हम काट भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ स्टेबल। प्रॉब्लमेटिक है हमारा रेड एरिया, दिस ये, ठीक है। अच्छा, अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे थे कहाँ कहाँ पे, एंड अब उनको थ्रेट क्या है, किस वजह से वो वहाँ से हट रहे हैं, किस वजह से उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर क्लियरिंग क्या होता है, जब ये पॉपुलेशन बढ़ता है तो उनको खाने के लिए खाना भी चाहिए, और खाने के लिए हमें ऐसा क्लियर एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, एरेबल लैंड चाहिए जिस पे हम खाना उगा सकें। तो व्हाट वी डू कि हम पूरा पहले फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, आग लगा देते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। तो काफ़ी सारा एरिया है जो इस वजह से भी जाता है। देन हाईवे कंस्ट्रक्शन, लॉगिंग, हमें लकड़ी की ज़रूरत है, हम काट लेते हैं। माइनिंग, हमें कोई प्रीसियस मेटल्स वगैरह चाहिए या कुछ और चाहिए, माइनिंग करते हैं, उसकी वजह से काट देते हैं। या पाइपलाइन डेवलपमेंट, काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके नाम पे हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। तो जैसे वेनेजुएला है, वेनेजुएला में मेजर थ्रेट क्या है, वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, यहाँ पे मेजर थ्रेट क्या है आपका, या तो लॉगिंग है या माइनिंग है। ठीक है,
नेक्स्ट इज पनामा, दिस एरिया इज पनामा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लॉगिंग है या हाईवे कंस्ट्रक्शन है। अफ्रीका में मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, लॉगिंग है या फायर लग जाता है, लॉगिंग है सिंपल। यहाँ पे ईस्टर्न कॉन्गो फॉरेस्ट, यहाँ पे मेजर फायर लग जाती है। बांग्लादेश और इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है लॉगिंग का, ठीक है। जो ये मेजर एरियाज हैं, कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट पे, किस पार्ट में, किस जगह पे, किस किस वजह से फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, अब इसका हमको नंबर बहुत ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हम पूरे अर्थ पे देखेंगे, जहाँ पे भी फॉरेस्ट अच्छा होगा, जहाँ पे बारिश अच्छी होगी, एग्रीकल्चर लैंड होगा, पॉपुलेशन भी वहीं ज़्यादा होगा। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का अगर हम बात करें, सो दिस एरिया, ठीक है, पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे इनका पॉपुलेशन मेजरली रहता है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में ये जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, अगर हम हमारा देखें, द होल कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बहुत पॉपुलेशन है बोथ इन इंडिया एंड चाइना। ये देखिए आप, और चाइना इतना पूरा चाइना है, उसका मेजर पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट साइड में रहता है, ये एरिया डार्क रेड। इंडिया इज टोटली डिवाइडेड, सब कुछ सारी जगह पे सब लोग रहते हैं। दिस इज योर जापान। ऑस्ट्रेलिया में मेजर पॉपुलेशन इस एरिया में रहता है, एंड यूरोप पूरा इधर मेजरली सब यही रहते हैं। दिस पार्ट इज ऑफ रशिया। ठीक है, अब अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें कि किस कंट्री में या किस कॉन्टिनेंट वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी 71, ठीक है। पर्पल में है 75 to 84, 65 to 74 थोड़ा सा ये वाला कलर है, पिंकिश कलर। देन डार्क येलो और ऑरेंजिश कलर है, वहाँ 50 to 64 एवरेज लाइफ है। देन येलो है 40 to 49। तो अभी हमारा जो मेजर सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो या तो आपको 75 से 84 की रेंज में मिलेंगे या 65 से 74 की रेंज में मिलेंगे। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के, बिकॉज सबसे पहला तो डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, बर्थ रेट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं स्टेबल है, कहीं कम है, सो दैट्स ओके। डेथ रेट बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हो गया है, तो पॉपुलेशन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर हो गई है। नॉर्थ अमेरिका में 75 to 84, साउथ अमेरिका में मिक्स्ड है, यहाँ पे जो है दैट इज कम, और ये पार्ट में जो है थोड़ा सा ज़्यादा। होल इंडिया कम्स अंडर 65 to 74 रेंज। Australia more than 70. This part of Asia is under 65 to 74 range. So basically हम कह सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपका एक्सपेक्टेंसी 84 को भी एक्सीड कर जाता है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं एक्सेप्ट चाइना, वहाँ पे आपके रहते हैं 65 से 74 की रेंज में। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। नाउ विल सी यूथ पॉपुलेशन कहाँ है, यूथफुल पॉपुलेशन। यूथफुल जो आता है आपके वर्किंग पॉपुलेशन होता है 14-15 ईयर्स से लेके 40-45 ईयर्स तक, ठीक है। तो अभी हम देखें सबसे ज़्यादा ग्रीन 45% से ज़्यादा जहाँ पे यूथफुल पॉपुलेशन है वो एरियाज़ हैं आपके अफ्रीका में, सर्टेन पार्ट, सर्टेन क्लस्टर्स, ठीक है। देन 40 to 45 ये जो रेंज है ये आपकी मिड में आती है, और हमारा इंडिया कम्स अंडर दिस ओनली। हमारे पास में भी एक अच्छा खासा यूथ पॉपुलेशन है। देन 30 to 40% मेजर एरिया आपका इसी में आता है, 30 to 40% में। लेस लाइक 20 to 30% ये जो अगर आप देख रहे हो ये आपका 20 to 30% में आता है, और कुछ कुछ पॉपुलेशन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको 20% से भी कम मिलेगा यूथ पॉपुलेशन, जैसे कि ये।
ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।